विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 8 आनुवंशिकता सिद्धांत पढ़ेंगे और इस अध्याय का ये भाग 3 है। इस अध्याय में हम एनसीईआरटी का अनुभाग 8.2 और 8.2.4 पढ़ेंगे। यह स्वीकरण है। आइए देखते हैं आज के अध्याय के अधिगम उद्देश्य। देखिए, पहला उद्देश्य क्या है? मानव लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन करना। दूसरा उद्देश्य है कि एक नर और एक मादा के लिंग गुणसूत्रों के बीच अंतर कैसे करें। तीसरा है कि एक आनुवंशिक आरेख का उपयोग करके संतति में लिंग गुणसूत्रों के संभावित संयोजना को दर्शाना और उनकी भविष्यवाणी करना। तो सबसे पहले हम आनुवंशिकी का एक अवलोकन लेंगे। इसमें हम जैविक प्रणालियों में लिंग निर्धारण तंत्रों के बारे में सीखेंगे। फिर हम आज के व्याख्यान का सारांश करेंगे। इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न समझेंगे। इसके बाद हम कुछ मुख्य बिंदु समझेंगे। फिर कुछ रोचक प्रश्न होंगे। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण एक आनुवंशिक प्रक्रिया है जो गर्भधारण के समय होती है और विशिष्ट लिंग गुणसूत्रों की वंशागति पर निर्भर करती है। ये व्यक्ति हर माता पिता से एक लिंग गुणसूत्र प्राप्त करता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए नर और मादा युग्मकों का मिलन अनिवार्य है। लिंग निर्धारण ये सुनिश्चित करता है कि प्रजाति में नर और मादा की उपस्थिति बनी रहे, जिससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न हो सके और जीवन चक्र निरंतर चलता रहे। मनुष्यों में बच्चे का लिंग जन्म के बाद या विकास के दौरान नहीं, बल्कि निषेचन के क्षण ही तय हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पिता का कौन सा लिंग गुणसूत्र माता के अंडाणु के साथ संयोजित हुआ है। पुरुषों के पास लिंग गुणसूत्रों का एक विषम जोड़ा है जिसे XY कहा जाता है। इसमें X गुणसूत्र सामान्य आकार का और Y गुणसूत्र थोड़ा छोटा होता है। पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, आधे X गुणसूत्र वाले और आधे Y गुणसूत्र वाले। महिलाओं में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण और समान जोड़ा होता है जिसे XX कहा जाता है। इसका अर्थ है कि महिला द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले सभी अंडाणु केवल X गुणसूत्र वाले ही होते हैं, इसलिए लिंग निर्धारण में उनकी भूमिका तटस्थ रहती है। ये चित्र मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाता है। मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में 1 X और 1 Y गुणसूत्र होता है। जनन के दौरान मादा केवल X गुणसूत्र वाले अंडाणु बनाती है, जबकि नर दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है, X गुणसूत्र वाले और Y गुणसूत्र वाले। निषेचन और संतति के बारे में अगर हम बात करें, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज में XX संयोजन बनता है और मादा संतति पैदा होती है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज में XY संयोजन बनता है जो नर संतति पैदा होती है। हम लिंग निर्धारण जारी रखेंगे। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के केंद्र में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जो माता पिता से संतान में गुणों को स्थानांतरित करते हैं। प्रथम 22 जोड़ों को अलिंग सूत्र कहा जाता है। ये स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं और शरीर के सामान्य लक्षणों जैसे लंबाई, त्वचा का रंग आदि को निर्धारित करते हैं, लिंग को नहीं। 23वां जोड़ा
लिंग गुणसूत्र कहलाता है जो संतान के स्त्री या पुरुष होने का निर्धारित करता है। स्त्रियों में ये जोड़ा XX होता है जबकि पुरुषों में ये XY होता है। माता में हमेशा X गुणसूत्र ही मिलता है। यदि पिता से X गुणसूत्र मिलता है तो संतान लड़की होती है और यदि पिता से Y गुणसूत्र मिलता है तो संतान लड़का होता है। अतः लिंग निर्धारण में पिता का गुणसूत्र ही निर्णायक होता है। ये चित्र मानवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है कि पिता और माता के गुणसूत्र किस प्रकार संयोजित होते हैं। संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से X गुणसूत्र आता है या Y, जिससे बेटी या बेटा पैदा होने की 50% संभावना होती है। हम लिंग निर्धारण जारी रखेंगे। एक माँ केवल एक X गुणसूत्र अपने बच्चों को दे सकती है क्योंकि उसके अंड कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं। माँ के पास 2 X गुणसूत्र होते हैं। जब एक अंडाणु बनता है तो हमेशा एक X गुणसूत्र होता है। इसलिए माँ अपने सभी बच्चों को एक गुणसूत्र प्रदान करती है। एक पिता जिसके पास XY गुणसूत्र होते हैं, वे या तो एक X या Y गुणसूत्र अपने बच्चों को दे सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रजनन के दौरान ये एक लिंग गुणसूत्र योगदान करता है, जो या तो X या Y हो सकता है, जबकि माँ हमेशा एक X गुणसूत्र योगदान करती है। यदि पिता एक X गुणसूत्र देता है तो बच्चा मादा यानी कि XX होता है। अगर वह एक Y गुणसूत्र देता है तो बच्चा नर होता है। ये समझाता है कि गर्भधान के समय लिंग कैसे निर्धारित होता है। मनुष्यों में पिता का योगदान या तो X या Y गुणसूत्र का संतान के जैविक लिंग का एकमात्र निर्धारण होता है। पृथक्करण के नियम के कारण नर जनक ऐसे शुक्राणु उत्पन्न करता है जिनमें लगभग समान मात्रा में या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होता है, क्योंकि माँ का अंड हमेशा X गुणसूत्र योगदान करता है। या आप बोल सकते हैं माँ का अंडाणु हमेशा X गुणसूत्र योगदान करता है। इसलिए ये कौन सा शुक्राणु अंड को निषेचन करता है, वही परिणाम तय करता है। एक XX संयोजन से मादा बनती है जबकि एक XY संयोजन से नर बनता है। Y गुणसूत्र उन लिंग गुणसूत्रों में से एक है जो जैविक लिंग का निर्धारण करता है। जब एक शुक्राणु जो Y गुणसूत्र ले रहा है एक अंड को निषेचन करता है तो परिणाम एक XY संयोजन होता है, जिससे एक नर का विकास होता है। X गुणसूत्र के विपरीत Y गुणसूत्र छोटा होता है और कम जीन रखता है। ये नर यौन विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और केवल पिता से पुत्र में गुजरता है। ये चित्र मानवों के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें दिखाया गया है पिता और माता के गुणसूत्र किस प्रकार संयोजित होते हैं। संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता में से X गुणसूत्र आता है या Y, जिससे बेटी या बेटा पैदा होने के 50% संभावना होती है। हम लिंग निर्धारण जारी रखेंगे। हर बच्चे के लड़का या लड़की होने की समान संभावना होती है। ये इसलिए है क्योंकि शुक्राणु या तो X या Y गुणसूत्र ले जाते हैं, जबकि अंडाणु केवल X ही ले जाते हैं। जब एक ऐसा शुक्राणु जिसमें X होता है अंडाणु को निषेचन करता है तो बच्चा लड़की होता है। अगर शुक्राणु Y होता है तो बच्चा लड़का होता है। समय के साथ इससे लगभग समान संख्या में लड़के और लड़कियां पैदा होती हैं। सभी बच्चे अपनी माँ से एक X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि हर बच्चे को
चाहे वे किसी भी लिंग का हो, माँ से अक्सर, या आप बोल सकते हैं माँ से एक एक्स गुणसूत्र मिलता है, दूसरा एक्स या वाई गुणसूत्र पिता से आता है। लड़कों को माँ से एक एक्स और पिता से एक वाई मिलता है, जबकि लड़कियों को दोनों माता-पिता से एक-एक एक्स मिलता है। ये वंशागति पैटर्न बताता है कुछ आनुवंशिक गुण लिंग के आधार पर कैसे अलग-अलग तरीकों से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। बच्चों का लिंग प्रजनन के दौरान पिता के योगदान से निर्धारित होता है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। माँ हमेशा एक एक्स गुणसूत्र योगदान करती है, जबकि पिता या तो एक एक्स या तो फिर वाई गुणसूत्र योगदान करता है। जब एक बच्चा पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि पिता ने अपना एक्स गुणसूत्र योगदान दिया है और माँ ने भी अपना एक्स गुणसूत्र योगदान दिया है। इससे बच्चे के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जिससे वह एक लड़की बनती है। मनुष्य में बच्चों के लिंग पिता के लिंग गुणसूत्र एक्स या वाई से निर्धारित होते हैं। जब एक बच्चा अपने पिता से वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि बच्चा नर है। वाई गुणसूत्र लिंग गुणसूत्रों में से एक है। महिला के पास आमतौर पर 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों के पास एक एक्स और एक वाई होता है। अब हम पर्यावरणीय संकेतों पर चर्चा करते हैं, जो लिंग निर्धारण को प्रभावित कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं खोज करके कि कैसे बाहरी कारक किसी जीव के लिंग के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ जीवों में पर्यावरणीय संकेत बाहरी आनुवंशिक न होने वाले कारक होते हैं, जो किसी व्यक्ति के आनुवंशिक रूपरेखा के साथ अधिरोहित हो जाते हैं या उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसका जैविक लिंग निर्धारित करने के लिए। ये प्रक्रिया, जिसे पर्यावरणीय लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है, लिंग अनुपातों में लचीलापन प्रदान करता है, जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो सकते हैं। पहले चलो चर्चा करते हैं कि तापमान कैसे प्रभाव डालता है किसी बच्चे के लिंग पर। कुछ जीवों में, कुछ सरीसृपों में पर्यावरणीय तापमान अंडे के उद्भवन काल की एक महत्वपूर्ण अवधि है। अवधि के दौरान लिंग निर्धारण के लिए प्राथमिक संकेत के रूप में कार्य करता है। आनुवंशिक कारकों को अधिरोहित करते हुए ये घटना, जिसे तापमान निर्भर लिंग निर्धारण के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब है कि एक ही प्रजाति पुरुष या महिलाएं पैदा कर सकती हैं। इस पर निर्भर करते हुए कि अंडों को एक विशिष्ट तापमान सीमा के ऊपर, नीचे या बीच में कितना समय तक इंक्यूबेट किया गया है। उदाहरण के लिए, कई कुक्षों में गर्म तापमान महिलाएं पैदा करते हैं, जबकि ठंडे तापमान पुरुष पैदा करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरणीय परिस्थितियां आबादी के अनुपात को प्रभावित करें। आबादी घन घनत्व किसी आबादी घनत्व किसी विशेष प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या का मापन है, जो क्षेत्र या मात्रा की एक विशिष्ट इकाई के भीतर रहते हैं। कुछ प्रजातियों में, जैसे कि विशिष्ट महिलाओं और उभयचरों में, आबादी घनत्व एक पर्यावरणीय संकेत के रूप में कार्य करता है, जो लिंग परिवर्तन को निर्धारित करता है या संतान के लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। ये सामाजिक तंत्र एक समूह को अपने पुरुष से महिला अनुपात को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, ताकि सामाजिक स्थिरता और प्रजनन सफलता बनी रहे। उपलब्ध पोषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकेत है के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न प्रजातियों में लिंग निर्धारण को प्रभावित कर सकता है, जबकि मनुष्य मुख्य रूप से आनुवंशिकी पर निर्भर करते हैं। स्तनधारियों में मां का आहार और कैलोरी मात्रा द्वितीय लिंग अनुपात में पक्षपात से जुड़ी होती है, संभावित रूप से गर्भ में नर भ्रूणों के जीवित रहने की दर में सुधार करके।
अन्य प्रजातियों में जहाँ पर्यावरणीय लिंग निर्धारण होता है, जैसे कि कुछ मछलियाँ और सांपों में मुख्य विकास के चरणों के दौरान उपलब्ध पोषक तत्वों का स्तर सीधे व्यक्ति का अंतिम लिंग निर्धारित करता है। सामान्य रूप से अधिक भोजन तक पहुंच मादा लिंग का पक्ष लेती हैं, क्योंकि प्रजनन के लिए अधिक ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। कुछ प्रजातियों की मछलियों और अकशेरुकियों में स्थानीय सामाजिक पदानुक्रम लिंग निर्धारण के लिए एक शक्तिशाली पर्यावरणीय संकेत के रूप में कार्य करता है। अनुक्रमिक उभयलिंगता को उकसाकर एक व्यक्ति की अपनी जीवनावधि के दौरान अपना लिंग बदलने की क्षमता। ये अनुकूली प्रक्रिया एक आबादी के भीतर स्थिर प्रजनन संरचनाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। लिंग निर्धारण प्रणाली एक महत्वपूर्ण जनसंख्या संतुलन सुनिश्चित करती है, जो प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लैंगिक प्रजनन को सुगम बनाकर यह प्रणाली संतान जनसंख्या में आवश्यक आनुवंशिक विविधता पैदा करती है, जो एक प्रजाति की पर्यावरणीय दबावों से निपटने और विलुप्त होने से बचने के लिए आवश्यक अनुकूलन क्षमता प्रदान करती है। ये एक प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व और अनुकूलन क्षमता को 3 मौलिक परमाणुओं के माध्यम से सुनिश्चित करती है: जनसंख्या संतुलन, प्रजाति अस्तित्व और आनुवंशिक विविधता। लिंग निर्धारण प्रणाली एक प्रजाति के भीतर लगभग समान अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को बनाए रखकर जनसंख्या संतुलन सुनिश्चित करती है। ये संतुलित 1:1 लिंग अनुपात एक विकासी स्थिर रणनीति है जो पूरी जनसंख्या के लिए प्रजनन सफलता को अधिकतम करती है। मनुष्यों में ये संतुलन मुख्य रूप से पिता के एक एक्स या वाई गुणसूत्र विरासत में पाने की समान संभावना के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़का या लड़की के जन्म होने की लगभग 50% संभावना होती है। उन प्रजातियों में जहां पर्यावरणीय कारक लिंग निर्धारित करते हैं, वहां की प्रणाली अनुपात को तापमान या सामाजिक संरचना जैसे संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में गतिशील रूप से समायोजित करती हैं। ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी लिंग बहुत कम न हो और इस प्रकार प्रजाति की दीर्घकालिक स्थिरता और जीवन क्षमता सुरक्षित रहे। प्रजाति का अस्तित्व एक प्रजाति की समय के साथ जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को संदर्भित करता है। लिंग निर्धारण प्रणाली भी प्रजाति की अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। लैंगिक प्रजनन के माध्यम से महत्वपूर्ण आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के लिए एक मौलिक तंत्र के रूप में कार्य करता है। 2 अलग-अलग लिंगों के बीच आनुवंशिक पदार्थ की फेरबदल करने की ये प्रक्रिया संतान जनसंख्या में अद्वितीय लक्षण संयोजनों की एक बड़ी श्रृंखला बनाती है, जो प्राकृतिक चयन के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करती है। यह अनुकूलन क्षमता एक प्रजाति की हमेशा बदलते रहने वाले पर्यावरणीय दबावों जैसे कि नई बीमारियां या जलवायु से परिवर्तन से निपटने की क्षमता की चाबी है। आनुवंशिक विविधता का अर्थ है एक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक पदार्थों की विविधता। लिंग निर्धारण प्रणाली भी आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित करती है। लैंगिक प्रजनन को सुगम बनाकर एक प्रक्रिया जो स्वाभाविक रूप से 2 अलग-अलग माता-पिता से आनुवंशिक सामग्री को फेरबदल और पुनः संयोजित करती है। ये तंत्र ये सुनिश्चित करता है कि संतान एकल माता-पिता के प्रतिलिपि नहीं होते, जो प्रजाति को अनुकूलन और दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। लक्षणों का एक विविध सेट प्रदान करते हैं।
ये अनुकूलन क्षमता एक प्रजाति की हमेशा बदलते रहने वाली पर्यावरणीय दबावों जैसे कि नई बीमारियां या जलवायु में परिवर्तन से निपटने की क्षमता में मुख्य कुंजी है। मनुष्य के अलावा प्रजातियों में लिंग निर्धारण एक बहुत ही विविध जैविक प्रक्रिया है जो साधारण XXXY आनुवंशिक प्रणाली से लेकर बहुत आगे तक फैली हुई है। हालांकि कुछ जानवर आनुवंशिक लिंग निर्धारण के विविधताओं का उपयोग करते हैं, दूसरे जटिल पर्यावरणीय संकेत का उपयोग करते हैं, जैसे कई सरीसृपों में उद्भव उद्भवन तापमान, कुछ मछलियों में जनसंख्या घनत्व या सामाजिक पदानुक्रम, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति का उपलब्ध पोषण। तंत्रों की ये विस्तृत श्रृंखला प्रजातियों की अनुकूलन क्षमता और संतुलित आबादी के अनुपात को सुनिश्चित करती है, जो विशिष्ट परिस्थितिक निवास और दबावों के अनुसार बनाए गए हैं। पक्षियों में लिंग ZZZW प्रणाली से निर्धारित होता है। नर समयुग्मक होते हैं, यानी कि उनके पास दो समान Z गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादाएं विषम युग्मक होती हैं, एक Z और एक W गुणसूत्र के साथ। इस प्रणाली में मादा जनक संतान का लिंग निर्धारित करती है, क्योंकि मादा के पास दो अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये प्रणाली मनुष्य से अलग है, जहाँ मादाएं समयुग्मक होती हैं और नर विषम युग्मक होते हैं। पक्षियों में मादा विषम युग्मक लिंग होती है। इसका मतलब है कि उसके पास दो अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक Z और एक W। ये मनुष्य से अलग है, जहाँ मादाओं के पास दो X गुणसूत्र होते हैं। इन प्रजातियों में W गुणसूत्र मादा विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि Z गुणसूत्र नरों के साथ साझा होता है। मूल रूप से संतान का लिंग अंडे से निर्धारित होता है, यानी कि अंडाणु से निर्धारित होता है। मादा पक्षी दो प्रकार के अंडे पैदा करता है, Z और W। नर पक्षी केवल Z वाहक शुक्र योगदान करते हैं। जब एक Z अंडा या अंडाणु आप बोल सकते हैं Z शुक्र के साथ मिलता है या शुक्राणु के साथ मिलता है, तो संतान नर होता है। यदि एक W अंडाणु एक शुक्राणु के साथ मिलता है, तो संतान मादा होती है। कुछ जानवरों में, जैसे पक्षियों में, लिंग गुणसूत्रों के प्रकार से निर्धारित होता है। नरों में आमतौर पर दो Z गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादाओं में एक Z और एक W होता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण स्तनधारियों से अलग होता है। लिंग गुणसूत्र जैसे कि XX और XY के बजाय पक्षियों में ZW प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नर ZZ होते हैं और मादाएं ZW होती हैं। इस चित्र में देखिए, नरों में आमतौर पर दो Z गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादाओं में एक Z और एक W होता है। जब एक Z वाहक शुक्र एक Z वाहक अंडाणु को निषेचन करता है, तो संतान नर होता है। यदि एक Z वाहक शुक्राणु एक W वाहक अंडाणु को निषेचन करता है, तो संतान मादा होती है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों से नहीं, बल्कि वंशा वंशागुणत गुणसूत्र समुच्चय की संख्या से होता है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों से नहीं, बल्कि वंशानुगत मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों से नहीं, बल्कि वंशानुगत गुणसूत्र समुच्चय की संख्या से होता है। निषेचन न होने वाले अंडाणु एक गुणसूत्र समुच्चय के साथ अगुणित नर, जिसे ड्रोन कहते हैं, में विकसित होते हैं, जबकि निषेचित अंडाणु दो गुणसूत्र समुच्चयों के साथ द्विगुणित मादा में विकसित होते हैं। मधुमक्खियां एक अनूठी अगुणित द्विगुणित प्रणाली का उपयोग करते हैं, जहां एक व्यक्ति
का लिंग पूरी तरह से उसके प्राप्त गुणसूत्र समुच्चयों की संख्या से निर्धारित होता है। मधुमक्खियों में मादाएं जैसे रानियां और कार्यकर्ता मधुमक्खियां द्विगुण होती हैं। इसका मतलब है कि उनके पास गुणसूत्रों के 2 समुच्चय होते हैं। वे निषेचन अंडों से विकसित करते हैं, या बोल सकते हैं वो निषेचित अंडाणु से विकसित करते हैं, जिन्हें आनुवंशिक सामग्री दोनों माता-पिता से मिलती है। ये नरों से अलग हैं, जो अगुणित होते हैं और निषेचित न होने वाले अंडों से विकसित करते हैं। मधुमक्खियों में नर मधुमक्खियों, जिन्हें ड्रोन कहा जाता है, अगुणित होते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय होता है। वे निषेचित न होने वाले अंडों से निषेकजनक नामक प्रक्रिया से विकसित होते हैं, जिनमें कोई शुक्राणु शामिल नहीं होता। ये ड्रोन को मादा मधुमक्खियों से अलग बनाता है, जो द्विगुणित होते हैं और निषेचित अंडों से विकसित होते हैं। एक मादा मधुमक्खी के लार्वा का आहार ये तय करता है कि वह रानी बनेगी या कार्यकर्ता मधुमक्खी, जो एक आकर्षक उदाहरण है कि पर्यावरणीय कारक जैविक लिंग के अलावा भी विशेषताओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। रानियां और कार्यकर्ता दोनों ही सटीक एक जैसे द्विगुणित आनुवांशिक रूपरेखा साझा करते हैं। अंतर पूरी तरह पोषण में है। जिन लार्वा को रॉयल जेली, जो कार्यकर्ता मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित किया गया है, अत्यधिक पोषण तत्व युक्त पदार्थ है, खिलाया जाता है, वे बड़ी प्रजनन करने वाली रानियां में विकसित होती हैं, जबकि जिन्हें पराग और मकरंद की मानव आहार दिया जाता है, वे छोटे बांझ कार्यकर्ता मधुमक्खियां में परिपक्व होते हैं। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। चलो चर्चा करते हैं कि सरीसृपों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत से सरीसृपों में लिंग निर्धारण एक आकर्षक जैविक प्रक्रिया है, जो आनुवंशिकी पर नहीं बल्कि वातावरण पर निर्भर करता है। तापमान निर्भर लिंग निर्धारण एक जैविक प्रक्रिया है जहां एक जीव का लिंग एक महत्वपूर्ण विकासकालीन अवधि के दौरान तापमान से प्रभावित होता है। आमतौर पर प्रारंभिक जीवन में आनुवांशिक लिंग निर्धारण के अलावा टीएसजी प्रजातियों को पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित होने की अनुमति देता है, संतान के लिंग अनुपात में लचीलापन प्रदान करते हुए। ये प्रक्रिया, जिसे तापमान निर्भर लिंग निर्धारण कहा जाता है, इसका मतलब है कि एक कछुए के प्रारंभिक विकास के दौरान तापमान उसके लिंग को प्रभावित करता है। ठंडे तापमान आमतौर पर नर कछुओं में परिमाण देते हैं परिणाम देते हैं, जबकि गर्म तापमान मादा कछुओं की ओर ले जाते हैं। ये प्रक्रिया स्तनधारियों से अलग है, जहां लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। ये पर्यावरणीय निर्भरता कुछ प्रजातियों को वैश्विक तापमान में बदलाव के लिए कमजोर बनाती हैं, जो लिंग अनुपात को विकृत कर सकती हैं और उनके जीवित रहने को खतरे में डाल सकती हैं। अब हम पर्यावरणीय तरीकों की चर्चा करने वाले हैं, जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई जानवर पर्यावरण से गैर आनुवंशिक संकेतों का उपयोग लिंग निर्धारण के लिए करते हैं, विशेष रूप से सरीसृपों, उभयचरों और कुछ मछलियों में। कई कारक एक व्यक्ति के लिंग को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें तापमान, सामाजिक पर्यावरण, पोषक तत्व की उपलब्धता और फेरोमोन शामिल हैं। उदाहरण के लिए कुछ जानवर तापमान के आधार पर अपना लिंग बदलते हैं,
जबकि दूसरे सामाजिक अंतरक्रियाओं या पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जानवरों में लिंग निर्धारण काफ़ी भिन्न होता है, जो ये दर्शाता है कि ये एक स्थिर प्रक्रिया है। विभिन्न प्रजातियों विभिन्न प्रजातियां एक जीव के लिंग को निर्धारित करने के लिए आनुवंशिक, पर्यावरणीय या कारकों के मिश्रण का उपयोग करती हैं। ये छवि सरीसृपों जैसे मगरमच्छ, कछुआ और छिपकली में तापमान निर्भर लिंग निर्धारण निर्धारण को समझाती है। प्रजातियों में लिंग निर्धारण के तरीके एक दूसरे से काफ़ी विभिन्न होते हैं। मनुष्यों में एक विशिष्ट XXXY गुणसूत्र प्रणाली पाई जाती है। इस प्रणाली के तहत जिन व्यक्तियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं वे मादा होते हैं, जबकि जिनमें 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है वे नर होता है। जीवों में पाई जाने वाली विविधताएं 2 मुख्य स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। आनुवंशिक, जो माता-पिता से विरासत में मिलती है, और पर्यावरणीय, तो जीवन काल में बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। आनुवंशिक विविधता किसी प्रजाति के अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये जीवों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करती है। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक सामग्री 23 गुणसूत्र के जोड़े में व्यवस्थित होती है। कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं, जो शरीर के सामान्य विकास और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। बचे हुए एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जो व्यक्ति के जैविक लिंग निर्धारण करता है। प्रकृति में लिंग का निर्धारण कई तरीकों से होता है। कुछ प्रजातियों में पर्यावरण भ्रूण के लिंग को निर्धारण करता है। वही मनुष्यों में अधिकांश स्तनधारियों और पक्षियों में लिंग का निर्धारण आनुवंशिकी द्वारा होता है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण पूरी तरह से आनुवंशिक तंत्र, विशेष रूप से XX मादा और XY नर गुणसूत्रों से के संयोजन के माध्यम से होता है। माताओं के पास 2 समान लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX। अंडाणु बनने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक अंडाणु में अनिवार्य रूप से एक X गुणसूत्र होता है। इसलिए निषेचन के समय माँ हमेशा और अनिवार्य रूप से संतान को एक X गुणसूत्र ही प्रदान कर सकती है। पिता के पास एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। शुक्राणु बनते समय आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होता है और आधे में Y गुणसूत्र। यही कारण है कि पिता ही वह कारक है जो संतान का लिंग निर्धारित करता है। विद्यार्थियों, अब हम कुछ एनसीईआरटी पाठ्यगत प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में बच्चों का लिंग कैसे निर्धारित होता है? अब चलो उत्तर पर चर्चा करते हैं। मनुष्यों में शिशु लड़का होगा या लड़की, इसका निर्णय गर्भाधान यानी कि निषेचन के उसी पल हो जाता है जब पिता का शुक्राणु माता के अंडाणु से मिलता है। माँ हमेशा एक एक्स गुणसूत्र देती है। हर अंडाणु में जो एक महिला बनती है उसमें एक एक्स गुणसूत्र होता है, यानी कि हर अंडाणु में एक एक्स गुणसूत्र होता है। उसकी आनुवंशिक संरचना का मतलब है कि उसके पास देने के लिए अन्य लिंग गुणसूत्र नहीं है। पिता अपने शुक्र द्रव्य के माध्यम से या तो एक्स या वाई गुणसूत्र देता है। एक पुरुष में दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। जब निषेचन होता है तो संयोजन लिंग निर्धारित करता है। जब माता का एक्स गुणसूत्र और पिता का एक्स गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो भ्रूण एक मादा में के रूप में विकसित करती है, यानी कि लड़की के रूप में विकसित करती है। एक वाय वाहक शुक्र द्रव्य से एक XY संतान यानी कि पुरुष बनता है। पिता ही निर्धारण करता
होता है क्योंकि पिता ही एक्स या वाई गुणसूत्र प्रदान करता है। अगला प्रश्न समझते हैं। मगरमच्छ और कुछ कछुओं जैसे जीवों में संतान का लिंग क्या निर्धारित करता है? क है ZW गुणसूत्र, ख है XXXY गुणसूत्र, ग है केवल ऑटोसोम पर स्थित जीन और घ है पर्यावरणीय कारक, विशेष रूप से अंडे के ऊष्ममानीय के दौरान तापमान। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? घ इसका सही उत्तर है। पर्यावरणीय कारक, विशेष रूप से अंडे के ऊष्मायन के दौरान तापमान। अब चलो उत्तर पर चर्चा करते हैं। सरी सरीसृपों की कई प्रजातियां जैसे मगरमच्छ, कछुए और कुछ छिपकलियों में संतान का लिंग निर्धारित माता-पिता के गुणसूत्रों द्वारा नहीं, बल्कि बाहरी वातावरण के तापमान द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को तापमान निर्भर लिंग निर्धारण कहा जाता है। भ्रूण का लिंग किसी भी तापमान पर तय नहीं होता, बल्कि ये अंडे के विकास के दौरान आने वाली एक विशिष्ट तापमान संवेदनशील अवधि पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न समझते हैं। मधुमक्खियों और चींटियों में लिंग निर्धारण मनुष्यों की तुलना में अलग तरह से काम करता है। अनिषेचित अंडे नर में विकसित होते हैं और निषेचित अंडे मादा में विकसित होते हैं। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? क है XXXY प्रणाली, ख है ZW प्रणाली, ग है पर्यावरणीय लिंग निर्धारण और ग है हैप्लोडिप्लॉइडी। इसका उत्तर है घ, हैप्लोडिप्लॉइडी, जिसको हम बोलते हैं अगुणित द्विगुणित। अब चलो उत्तर पर चर्चा करते हैं। मधुमक्खियों में अगुणित द्विगुणितता प्रणाली लिंग निर्धारण की एक विशिष्ट विधि है, जहां गुणसूत्रों में समुच्चय की संख्या लिंग निर्धारित करती है। अनिषेचित अंडे अंडों में केवल एक सेट गुणसूत्र होते हैं और वे अगुणित पुरुषों यानी कि ड्रोन में विकसित होते हैं। इसके विपरीत मादाएं जो या तो कार्यकर्ता हो सकती हैं या एक रानी भी हो सकती है, निषेचित अंडों में विकसित होती हैं और निषेचित अंडों से वो विकसित होती हैं और इस प्रकार द्विगुणित होती हैं। कुछ मुख्य बिंदु हम पे चर्चा करते हैं। मनुष्य के शरीर की हर कोशिका में 23 जोड़े यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े अलिंग सूत्र कहलाते हैं, जो नर और मादा दोनों में समान होते हैं। ये गुणसूत्र शरीर के सभी गैर लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन रखते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारित करता है। एक मादा में 2 गुणसूत्र होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र के रूप में एक समान जोड़े का निर्माण करते हैं। इसके कारण मादा द्वारा बनाए गए सभी अंडाणु में केवल एक एक्स गुणसूत्र ही पहुंचता है, जो विरासत में मिलने वाले आनुवंशिक गुणों का हिस्सा होता है। एक नर में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है, जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाई गुणसूत्र छोटा होता है और इनमें अलग जीन होते हैं, जबकि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है, जो मादा के एक्स गुणसूत्र के समान होता है। नर 2 प्रकार के शुक्राणु बनाता है, 50% एक्स गुणसूत्र वाले और 50% वाई गुणसूत्र वाले। यदि एक्स शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो XX यानी कि मादा बनती है और यदि वाई शुक्राणु अंडे से मिलता है तो XY यानी कि नर बनते हैं। अब आइए कुछ रोचक प्रश्न देखते हैं जो आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता को समझना आनुवंशिक विकारों को रोकने में कैसे मदद करता है?
दूसरा प्रश्न है, बच्चे पैदा करने की योजना बना रहे जोड़ों के लिए आनुवंशिक परामर्श क्यों महत्वपूर्ण है? इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।